नमस्कार और एजुकेशन स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको चाहिए क्लियर कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स और आसान रिवीजन, तो ये चर्चा खास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करेंगे वो है शिक्षण और अधिगम की विधियां। ये NIOS DLED कोर्स 502 का यूनिट 3 है जी बिल्कुल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि DSSB PRT परीक्षा के लिए तो ये बहुत ही जरूरी होगा। बिल्कुल। पेडागोजी सेक्शन में आपको इन विधियों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर, इनके बीच के अंतर पर, मतलब किस स्थिति में कौन सी विधि सबसे अच्छी है, इस पर आधारित कई सवाल देखने को मिलेंगे। विषय तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। मैंने उपागम यानी अप्रोच और विधि यानी मेथड, ये दो शब्द बहुत सुने हैं। इनमें असल में फर्क क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। इसे समझने के लिए एक आइसबर्ग का उदाहरण लेते हैं। आइसबर्ग? अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, तो आइसबर्ग का जो छोटा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है ना, वो है विधि, मतलब मेथड। ये क्लास में पढ़ाने का प्रैक्टिकल तरीका है, मतलब टीचर क्या कर रहा है, ये कैसे वाला हिस्सा है। ठीक है, जो हमें दिखता है। हाँ, जो साफ साफ दिखता है। और वो जो विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है, वो है उपागम यानी अप्रोच। ये शिक्षण के पीछे का हमारा दर्शन है, हमारी फिलॉसफी है कि हम क्यों उस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो उपागम एक बड़ी सोच है और विधि उसे लागू करने का एक तरीका मात्र है। वाह, मतलब विधि सिर्फ एक टूल है, लेकिन उपागम उस टूल को चलाने वाली सोच है। बिल्कुल। तो इसी सोच के आधार पर हम इन विधियों को मोटे तौर पर किन हिस्सों में बांट सकते हैं? बिल्कुल, हम शिक्षण विधियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है निर्देशात्मक विधियां यानी इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। ये टीचर सेंटर्ड होती हैं। इनमें शिक्षक एक्टिव होता है और छात्र ज्यादातर पैसिव श्रोता होते हैं। अच्छा, जैसे लेक्चर देना। बिल्कुल। व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि इसी में आती है। और दूसरी श्रेणी है छात्र मैत्रीपूर्ण विधियों की, यानी स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड्स। ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं। इनमें छात्र एक्टिव रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है और शिक्षक की भूमिका बस एक सुविधा प्रदाता की होती है, एक फैसिलिटेटर की, जैसे खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि या खोज विधि। चलिए पहले टीचर सेंटर्ड विधियों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे आम है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? देखिए, व्याख्यान विधि सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है। इसका सबसे बड़ा गुण तो ये है कि ये समय बचाती है। बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत उपयुक्त है और जब बहुत सारे फैक्ट्स या जानकारी देनी हो तो ये अच्छी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हम सब ने महसूस किया है, मतलब क्लास काफी बोरिंग हो जाती है। और यही इसका सबसे बड़ा दोष है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, रटने पर जोर बढ़ता है और हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं हो पाता। सही है। तो और प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वो इससे कैसे अलग है? ये विधि व्याख्यान और प्रदर्शन का एक मिश्रण है, मतलब लेक्चर प्लस शोइंग। ये देखने और सुनने के सिद्धांत पर काम करती है, ऑडियो विजुअल। इसमें शिक्षक किसी प्रयोग या प्रक्रिया को करके दिखाता है। अच्छा। इसके 5 मुख्य चरण हैं: योजना बनाना, फिर परिचय देना, फिर प्रदर्शन, श्यामपट्ट पर लिखना और अंत में संकलन। यह विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों के लिए बहुत प्रभावी है। आगमन यानी इंडक्टिव और निगमन यानी डिडक्टिव विधि में हमेशा दुविधा रहती है। प्लीज इसे सरल शब्दों में समझाएं। इसे याद रखना बहुत आसान है। देखिए, आगमन विधि में हम विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर जाते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू जनरल रूल। अच्छा। मतलब पहले कई उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बच्चे खुद नियम तक पहुंचते हैं। ये नियम बनाने या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अच्छी है। और निगमन? निगमन इसका ठीक उल्टा है। इसमें हम सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर जाते हैं, जनरल रूल टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। ये गणित में अभ्यास या नियमों को लागू करने के लिए अच्छी है। आप समझ आया। आगमन मतलब नियम की खोज और निगमन मतलब नियम का इस्तेमाल। एकदम सही। आजकल बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जहां शिक्षक की भूमिका निर्देशन देने वाले से बदलकर सुविधा देने वाले की हो रही है।
तो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? निसंदेह प्राइमरी कक्षाओं के लिए खेल विधि प्लेवे मेथड सर्वोत्तम है। यह बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति और आनंद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आनंद है, क्रियाशीलता है, स्वतंत्रता है, साथ ही रचनात्मकता और जिम्मेदारी जैसे तत्व भी शामिल होते हैं। इससे सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार गतिविधि बन जाता है। प्रोजेक्ट विधि के बारे में भी बहुत सुना है, जिसका श्रेय W.H. किलपैट्रिक को दिया जाता है। बिल्कुल। किलपैट्रिक के अनुसार ये सामाजिक वातावरण में की गई एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। इसमें बच्चों को रियल लाइफ से जुड़ी एक समस्या या एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसे वे चरणों में पूरा करते हैं। मतलब पहले स्थिति प्रदान करना, फिर समस्या चुनना, योजना बनाना, उसे लागू करना, मूल्यांकन करना और अंत में रिपोर्ट तैयार करना। ये सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए बेहतरीन है। और समस्या समाधान विधि और खोज विधि में क्या होता है? ये दोनों काफी मिलती जुलती लगती हैं। हाँ, इनमें एक बारीक सा फर्क है। समस्या समाधान विधि में छात्रों को चिंतन और तर्क शक्ति विकसित करने का अवसर मिलता है। ब्रांसफर्ड का आइडियल मॉडल इसके चरणों को अच्छे से समझाता है। आइडियल? हाँ, आइडेंटिफाई, डिफाइन, एक्सप्लोर, एक्ट और लुक बैक। और जो खोज विधि है, जिसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं, इसे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इसका मूल शब्द ह्यूरिस का है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। अच्छा। इसमें छात्र एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह खुद अवलोकन और प्रयोग करके निष्कर्ष तक पहुंचता है और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो इतनी सारी विधियों में से एक टीचर क्लास के लिए सही विधि का चुनाव कैसे करें? क्या कोई एक विधि सर्वोत्तम है? नहीं, कोई भी एक विधि हमेशा के लिए सर्वोत्तम नहीं होती। एक अच्छे शिक्षक को लचीला मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सही विधि का चुनाव 4 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। वो 4 बातें क्या हैं? पहला, विषय की प्रकृति। दूसरा, छात्रों का स्तर। तीसरा, उपलब्ध संसाधन मतलब रिसोर्सेज। और चौथा, समय सीमा यानी टाइम लिमिट। सही है। परीक्षा में अक्सर आपको एक सिचुएशन देकर पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। इसलिए हर विधि का जो सेंट्रल आइडिया है और उसका यूज केस है, वो समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। व्याख्यान का फोकस, शिक्षक बोलता है। प्रोजेक्ट का फोकस, उद्देश्यपूर्ण कार्य। और खोज विधि का, स्वयं खोजना। बहुत बढ़िया। अंत में बस एक बात याद रखें, शिक्षण का अंतिम लक्ष्य अधिगम है, लर्निंग। ये विधियां केवल साधन है, साध्य नहीं। असली सफलता तब है जब छात्र ना केवल सीखें बल्कि सोचना शुरू करें। इस कॉन्सेप्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो एजुकेशन स्कॉलर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर लिखें और अगली परीक्षा उपयोगी चर्चा के लिए जुड़े रहें।